हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर जो कि एटीएस द्वारा पकड़े गए थे सेंसिटिव सीक्रेट्स को शेयर करने के लिए फीमेल पाकिस्तानी एजेंट के साथ, उनको लेकर काफी चिलिंग डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं। और जो यहाँ पर डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं, इनको सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि एक आदमी अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव करने के बाद 60 साल की उम्र में इतना बड़ा बेवकूफ और सेल्फ इग्नोरेंट कैसे हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदीप कुरुलकर ने अपनी अच्छी खासी जिंदगी कैसे बर्बाद करी और कौन कौन से नेशनल सीक्रेट बेचे अपने पैरों के बीच के दिमाग को यूज करते हुए। तो प्रदीप कुरुलकर खाली डीआरडीओ साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक्चुअली डायरेक्टर लेवल के साइंटिस्ट थे। तो इनके पास अच्छी खासी अथॉरिटी भी थी, पावर भी थी और एक्सेस भी था। तो यहाँ पर एक इररिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दी गई थी। तो महाराष्ट्र एटीएस द्वारा यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड द्वारा इनको डिटेन किया गया और जो चार्ज शीट फाइल करी गई है उसमें कई चैट्स को मेंशन किया गया है जिसमें कुरुलकर बड़ी आसानी से सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी ऐसे नंबर्स को जो कि क्लियरली आजकल बच्चा भी बता दे कि स्कैम हो सकते हैं। तो दो लड़कियों द्वारा इनको कांटेक्ट किया गया, ज़ारा दासगुप्ता और जूही अरोरा, और जो नंबर यहाँ पर यूज किया गया ये +44 कोड के साथ था, यानी कि लंदन बेस्ड कोड था। तो ये दोनों फेक नेम थे, ज़ारा दासगुप्ता और जूही अरोरा। हो सकता है मैक्सिमम टाइम कोई आदमी ही इनसे बात कर रहा हो, और कुरुलकर साहब जो कि 60 साल की उम्र में है, ये इस आस में इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे कि कोई इंटीमेट रिलेशन बन जाए। आसान भाषा में कुछ और बोला जा सकता है, पर चैनल की गरिमा को मेंटेन करते हुए उन शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे, समझने वाले समझ गए होंगे। और ये चीज़ हम बता दें कि ये चीज़ स्पेसिफिकली चार्जशीट में मेंशन करी गई है, यानी कि कॉमन इंडियंस की तरह यहाँ पर बॉब और वगाना का चक्कर था। तो यहाँ पर इन्होंने बड़े कैजुअली मीटियोर मिसाइल्स की चर्चा करी, यानी कि जो डीआरडीओ द्वारा अस्त्र मार्क 3 बनाई जा रही है उसके बारे में चर्चा करी होगी, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में चर्चा करी, आकाश मिसाइल के बारे में बताया, अस्त्र मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बताया, और अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर डेवलपमेंट को लेकर भी यहाँ पर बात करी गई और स्पेसिफिकली डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया गया। यानी कि हम जो यहाँ पर इतना घिसते रहते हैं कि कहीं से इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए, हमें पता लग जाए कि क्या डेवलपमेंट चल रहा है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। एक फेक आईडी बनानी थी, 1-2 हफ्ते इनसे बात करनी थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन उगल देते हैं। खैर, यहाँ पर डिफरेंस है, हम कहीं के डायरेक्टर तो नहीं हैं, लेकिन इतना पता है कि कब मुंह बंद रखना चाहिए। तो आगे ये चीज़ भी मेंशन करी गई है कि कुरुलकर साहब पूरी इम्प्रेस करने की तैयारी में थे और अपने काम को बोस्ट कर रहे थे। और कहा यह भी जाता है कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने डीआरडीओ के काम को डिस्कस किया है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को लेकर, साथ ही साथ रुस्तम ड्रोन को लेकर और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूकैफ को लेकर। तो ये चीज़ भी रिवील करी गई है कि चैट्स में कुरुलकर साहब बेब वर्ड को बड़ा यूज कर रहे थे। तो मतलब क्या सवाल उठता है कि एक आदमी इतना सेल्फ अनअवेयर कैसे हो सकता है? कैसे आदमी भूल सकता है कि वो 60 साल की उम्र का आदमी है और एक काफी रिस्पेक्टेड जॉब कर रहा है, डीआरडीओ में डायरेक्टर है, पैसे के मामले में विजय माल्या नहीं है और पर्सनैलिटी के मामले में टॉम क्रूज नहीं है। जिस उम्र में अपने से 5-6 साल छोटों को बच्चा बोलना चाहिए, ये साहब बेब बोल रहे हैं। और इनका स्वैग देखिए। तो जब पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने इनसे पूछा कि जो अग्नि 6 का लॉन्चर टेस्ट था क्या वो सक्सेसफुल था, तो इन्होंने कहा द लॉन्चर इज माय डिजाइन बेब, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। तो ये साहब अपने आप को सरकारी टोनी स्टार्क समझ रहे थे। तो जो चार्जशीट यहाँ पर बनी है ये 1837 पेजेस की बनी है, और ये चीज हम आपको बता दें कि इन पर शक डीआरडीओ को हुआ था और डीआरडीओ ने ही एटीएस को जानकारी दी थी कि चचा के चाल चलन में थोड़ा सा गड़बड़ी दिखाई दे रही है। इवन अग्नि 6 को लेकर जब आगे पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने ये क्वेश्चन पूछा कि कोई पैरामीटर चेंजेस हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अग्नि 6 पर जो काम है वो चल रहा है, उसका टेस्ट कब करना है, तो चचा ने कहा करेंगे, थोड़ा धीरज रखो। तो हमारे सरकारी टोनी स्टार्क का कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी जेब से पैसा लगा रहे थे और सारा काम खुद ही कर रहे थे। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात आपको ये बताएं कि इनके साथ 3 ईमेल आईडी शेयर करी गई थी और तीनों ऐसी थी जो कि सुनने में ही फेक लगती थी। पहली 26 sweetpanda@gmail.com, दूसरी dreamgirl56@gmail.com और तीसरी common158@gmail.com। और इनसे कहा गया था कि 2 सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में ये इंस्टॉल करें इस ईमेल आईडी से डाउनलोड करके, और हमारे सरकारी टोनी स्टार्क ने अपने ब्रिलियंट माइंड को यूज़ करते हुए ऐसा किया भी। ये आदमी डीआरडीओ का डायरेक्टर था। इससे पहले उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए जिसने इसको डायरेक्टर बनाया। और हमें तो यहाँ तक भी डाउट है कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति वाले कॉल आते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं,
ये वो कॉल भी उठाता होगा। तो ये जो ईमेल आईडी शेयर करी गई, इनके साथ जो रिकवरी मोबाइल नंबर था, ये एक्चुअली पाकिस्तान के एक शहर को बिलोंग करता था। तो पाकिस्तानी लिंक क्लियरली यहाँ से निकलकर सामने आ जाता है। तो इस इंसिडेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर सिस्टम में गड़बड़ी है। खाली कोई कितना स्मार्ट है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस बेसिस पर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल पोजीशन नहीं दे सकते। कैरेक्टर भी एक क्लॉज होना चाहिए और वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आदमी स्मार्ट है तो उससे काम निकालना आना चाहिए, उसको सीक्रेट्स बताने की जरूरत नहीं है, और खाली वो स्मार्ट है इस बेसिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कैरेक्टर जज करने के लिए बहुत जरूरी है कि फेक टेस्ट चलाए जाए, जिसके अंतर्गत फेक नंबर्स से इनको कांटेक्ट करके इनके कैरेक्टर को जज किया जाए। हो सके तो रियल आईडी से भी करा जाए। तो डीआरडीओ के लिए क्लॉज डिफरेंट होना चाहिए। आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं और नेशनल सीक्रेट्स को प्रिवेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक खराब कैरेक्टर वाले आदमी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आएगी, भले ही वो कितना स्मार्ट हो, भले ही उसका कंट्रीब्यूशन कितना हाई हो। साथ ही साथ ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी है ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोगों की, वो मॉनिटर्ड हो और इनको ऐसे ही स्मार्टफोन यूज करने की परमिशन हो जो कि मॉनिटर किया जा रहा हो। दूसरे स्मार्टफोन्स इनको यूज करने की परमिशन ना हो। इनका कंप्यूटर भी मॉनिटर किया जाए। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठे हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे और ये चीज पहले से इनको क्लियर करी जाए। बाकी जो तीसरी चीज यहाँ पर करनी है वो ये है, मीडिया क्लैरिटी यहाँ पर रखनी जरूरी है। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको पब्लिकली शेयर किया जा सकता है, उसे प्रॉपरली शेयर किया जाए। तो जो अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस हैं उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर भी किया जाए, ताकि जो मीडिया पर्सनल्स हैं वो इनको पर्सनली अप्रोच ना करें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। तो सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखना भी बहुत जरूरी है और जो चीज अनक्लासिफाइड है उसको पब्लिक डोमेन में लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो टैक्स पेयर्स मनी है उसको हमारी सिक्योरिटी में कैसे खर्च किया जा रहा है। तो ये इंसिडेंट एक लेसन बनना चाहिए हमारे लिए और इसके बाद इंपॉर्टेंट चेंजेस इंप्लीमेंट होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि ये जो बॉब और वगाना वाली प्रॉब्लम है ये नई नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशियंस में कुछ ज्यादा कॉमन है और ये क्लास पे भी डिपेंड नहीं करती। हर क्लास के लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको सॉर्ट करने के लिए सिस्टम को ही स्ट्रिक्ट करना एकमात्र सॉल्यूशन है। आई होप चीजें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।